आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ऐसा कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें जब सेकंड चैप्टर पढ़ना है, काइनेमेटिक्स को पढ़ना है, तो काइनेमेटिक्स से पढ़ने से पहले हमें बेसिक मैथ्स का पार्ट देखना पड़ेगा। वो मैथमेटिकल फंडामेंटल टूल्स देखने होंगे जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, न्यूमेरिकल्स में या और जगहों। क्या मतलब क्या पूरी फिजिक्स में आपको भी आइडिया है कि काफ़ी मैथ्स का यूज़ है, तो उन बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट को देख रहे हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इस बेसिक मैथ्स में हमारे पास सबसे पहले आएगी ट्रिग्नोमेट्री। देखो, बहुत डिटेल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, जो तुमने 9th-10th में पढ़ी है उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और कुछ एडिशनल फॉर्मूले जो 11th-12th में होते हैं, 11th-12th के मैथ्स के सिलेबस में होते हैं, और आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहेगी उनकी। ठीक है ना? जैसे कुछ तो फंडामेंटल बात है, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होता है साइन कॉस टेन, और ये सारा कुछ निकल कर आया है एक राइट ट्रायंगल से। ये तुम्हारा अभी तुमने रिसेंट में जो बच्चे 11th में उन्होंने अभी पढ़ाई है फिलहाल, और बाकी आप लोगों ने पढ़ाई होता है, अपने 10th क्लास की मैथ्स की बात है पूरी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो एक राइट ट्रायंगल में इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे बेस, इसे हाइपोटेन्यूज। बहुत बेसिक है, तुम्हें सब पता है, जल्दी जल्दी पढ़ा आपको, ठीक है ना? तो हमें पता है कि यहाँ के हिसाब से हमने साइड्स के रेशियो निकाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके इनवर्स भी होते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, वो सारी बातें। ये क्या है? ये एक राइट ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है। ये है क्या? रेशियो ऑफ sides of a right triangle। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये आपको पता है, और उसी के बेसिस पर आपने क्या करा हुआ है, आपने कुछ जनरल एंगल्स भी याद करे हुए हैं। आपको याद होगा, अगर मैं बात करता हूँ एक टेबल की फॉर्म में, ये सारा लिखना है, तुम्हें पता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है, बट ये इजी बात है। अभी हम एकदम फंडामेंटल शुरू कर रहे हैं, जो जो पॉसिबल है सारा कुछ पढ़ेंगे। अगर थीटा सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, आपको पता है कि कॉमन एंगल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके लिए निकालें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तुम्हें याद है। साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। ये होता है 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1। कॉस में ये ऐसे, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। tan क्या होता है भाई? इन दोनों का रेशियो, 0, 1/√3, 1√3, और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ज्यादा अगर लैंग्वेज है तो अनडिफाइंड कहना ज्यादा सही होता है। तो ये तो वो एंगल है जो कॉमन है, मतलब आपने 9th-10th में इन्हीं को याद किया हुआ है, आपने 9th-10th में इन्हीं को ही याद किया हुआ है, ठीक है ना? ये तो हो गई बात के जो कॉमन एंगल आप 9th-10th में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो एंगल और पॉपुलर हैं। आपको फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को अक्सर आसान रखने के लिए दो बहुत कॉमन एंगल इस्तेमाल करे जाते हैं। वो है हमारे पास 37 एंड 53 डिग्री। इनका भी बहुत यूज होता है, जब आप फिजिक्स सवाल करेंगे आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो इनका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कि अगर मान लो मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं, साइड 3, 4, 5, अगर आपको 37 या 53 कहीं पे कैलकुलेट करना हो, तो वैल्यूज अगर नहीं याद हो रही हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये याद रखो कि एक साइड 3, 4, 5 का राइट ट्रायंगल होता है, 3, 4, 5। अब देखो, ये वाली साइड छोटी है तो ये वाला एंगल छोटा होगा 37, ये वाली साइड बड़ी है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये होगा 53। दो एंगल इस तरीके से।
अब अगर मैं बात करता हूं साइन 37 की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कॉस 37 की 4/5, साइन 53 4/5, कॉस 53। देखो वैल्यूज ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है याद करना, पर अक्सर क्या होता है कि हमें इस टाइप के डेटा में ना कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन से बचने के तुम चाहो तो ये भी याद करो 3 4 5 का एक राइट ट्रायंगल, तो इनकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी, ठीक है ना। अब एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मैं ये मान के चलूं कि आपके पास 10 तक ही मैथ्स है, मतलब बहुत से लोग एडिशनल मैथ्स लेते हैं ना, मैं वो वाला केस नहीं मान रहा, मैं आपको उतनी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे पढ़ा दूंगा कि आपकी 11 12 की कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा, फिजिक्स का कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा 9 10th में कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 साइन थीटा होता है, इस टाइप की चीजें। तो हम करते क्या है, हम अपने साइन कॉस के एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या साइन के अंदर एंगल लिखा जाता है, भाई साइन 30 साइन 40 साइन 60। पर आपको ये पता है कि हमारा जो एंगल है वो तो कुछ भी हो सकता है भाई। एंगल वो आपके पास 0 डिग्री टू, ये कह सकते हो एंगल आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव में भी छोटी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में भी छोटी वैल्यू हो सकती है। और ऐसे केस में हम करते क्या है, ऐसे केस में हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप देखें तो भाई कहने का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी सारी है। क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं आपके पास सामने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी क्या है, सारी पॉसिबिलिटी है कि मेरा एंगल जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, मेरा जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में होगा, मेरा जो एंगल होगा वो 0 से 270 के बीच में होगा, या फिर मेरा कोई एंगल यहां पर होगा 360 तक, कुछ भी हो, और इवन इससे ज्यादा भी 720 और भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब जब तुम एंगल कुछ भी रखोगे तो एंगल कुछ भी रखने पर, जैसे मान लो ये सपोज ये x ये y, तो कहीं ना कहीं अब मान लो एंगल 30 है, 150 हुआ, 200 हुआ, कुछ भी हुआ, ऐसा करने पर जब तुम इसे घुमा घुमा के यहाँ पर बनाओगे, देखो शुरू करा 0 से 180 360, फिर अब 360 हो गया तो और ऐड करते चले जाएंगे। जब ऐसा करते हुए जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं लाई कहाँ करेंगे, मेरा कोई भी एंगल लाई करेगा इन 4 क्वाड्रेंट्स में, इन 4 क्वाड्रेंट्स में, और इन 4 क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम लिखेंगे साइन कॉस टेन की वैल्यू। तो याद रखना है हमारे पास जो ये पहला क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ साइन का जो फॉर्मूला होगा, मान लिखा हुआ है साइन 150, समझना कहीं पे लिखा हुआ है साइन 150, तो साइन 150 जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। वही कैसे निकालना है सब सिखाऊंगा। जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है यहां पर tan पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां पर cos पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक बात तो ये कि हमारे पास जब तुम साइन के अंदर एंगल रखोगे, जब तुम साइन के अंदर एंगल रखोगे तो एंगल रखने पे वो एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन 30 भी हो सकता है, साइन 150 भी हो सकता है, साइन 270 भी हो सकता है, साइन 360 भी हो सकता है। तो ऐसे रखने पर अब जब तुम एंगल्स बनाओगे तो वो एंगल इस क्वाड्रेंट के हिसाब से किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो 0 से 90 के बीच में एंगल है, तो हर एक चीज साइन 30 tan 30 cos 30 सब कैसे हैं, पॉजिटिव। अब आपका एंगल साइन मान लो 150 डिग्री है, तो साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आया, cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आया, tan 150 भी सेकंड क्वाड्रेंट में आया। लेकिन ऐसा करने पर
जब तुम वैल्यूज निकालोगे तो सिर्फ साइन को ही पॉजिटिव लिया जाएगा। ये चीज मेन है यहाँ पे। अब देखो किस तरीके से बात हो रही है यहाँ। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, क्या होता है कि जो भी एंगल हमने साइन कॉस टेन के अंदर लिखा है, तुमने अक्सर देखा होगा कि हम बोलते थे कि कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो क्या होता है कि हम किसी भी एंगल को 90 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, 180 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी एंगल, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन 30, तो हमें पता है कि साइन 30 जो है वो 90 माइनस 60 के बराबर है। बात समझ में आ रही है भाई? साइन 30 किसके बराबर है? साइन 90 माइनस 60 के बराबर है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मेन चीज समझनी है कि मेरा जो भी एंगल होगा, भाई मान लीजिए आपके पास मैं कह रहा हूँ साइन 30, तो साइन 30 को साइन 90 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। तो इस वजह से कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि जब भी मेरे पास कोई भी एंगल कहीं पर भी लिखा हुआ है तो मैं उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन 150, तो साइन 150 को तुम क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 60, या उसी को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 30। तो मेरे पास जो एंगल होते हैं वो या तो 90, 270, 180 इसके साथ लिखे जाते हैं। तो बात ये है सर, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जैसे अगर मैंने कहा कि अगर, सिंपल पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर मैं समझाऊंगा। इफ एंगल इज रिप्रेजेंटेड विथ 90 और 270, फंक्शन विल चेंज। तुम याद करो क्या बोलते थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, बोलते थे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसको हम कॉस थीटा कहा करते थे। उसमें होता क्या है कि अगर एंगल 90 या 270 प्लस माइनस के साथ है तो साइन कन्वर्ट हो जाता था कॉस, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन। मैं भी इसके बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। पहले कंडीशन सीखनी है, कैसे निकालते हैं वैल्यूज, कैसे लिखते हैं। तो अगर एंगल इसके साथ लिखा गया तो हम फंक्शन को बदल देंगे, साइन कॉस में कॉस साइन। ठीक है, देखो अगला, इफ एंगल इज रिप्रेजेंटेड विथ 180 और 360, तो फंक्शन रिमेन सेम। तो जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं पे लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या रहेगा? सिंपली साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर साइन साइन ही रहता है और कॉस कॉस ही रहता है। फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आता, जो जैसा रहता है वैसा ही इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है जब तुम वैल्यूज निकालोगे, देखो बात क्या है कि सर हाँ ये तो हमने याद कर लिया साइन 30, साइन 60, साइन 0 क्या होता है, पर इसके अलावा अब तुम 11-12 में जब करोगे सवालों को तो आपको एंगल 90 से बड़े हो सकते हैं, और वहाँ पर वैल्यूज याद करना एक आसान, एक मतलब अच्छा काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू के साथ साथ साइन भी आता है, और साइन और वैल्यू इन दोनों कंबाइन कंसेप्ट की मदद से निकाले जाते हैं। ये बताएगा कि फंक्शन क्या रहेगा, क्या बदलेगा, और ये बताएगा कि उसका साइन क्या रहेगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में मिलाकर हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने को, इंपॉर्टेंट बात जो मुझे तुम्हें सिखानी है वो यहाँ पे यही है कि तुम एंगल की वैल्यू कैसे निकालो, ये बात समझनी है बस। देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ एंगल की वैल्यू निकालते हैं, मान लो लिखा हुआ है sin 150, ठीक है ना। अगर कहीं पे sin 150 लिखा हुआ है तो sin 150 को कैसे रिड्यूस करना है अपने लिए समझो। देखो दोनों ही तरीके सही हैं, मैं इसको sin 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं और मैं इसको sin 180 माइनस 30, तुम खुद देखना दोनों के आंसर सही आएगा। जब 90 के साथ लिखते हैं तो फंक्शन बदल जाता है और ये हो जाएगा cos 60, और जब 180 के साथ लिखते हैं तो ये हो जाता है, फंक्शन सेम रहता है और ये हो जाएगा sin 30। ठीक है। अब देखो इस जगह पर अब एक बात आती है कि सर आपने ये वाला कंसेप्ट तो इस्तेमाल नहीं करा, देखो इसको भी करते हैं। क्या होता है जब तुम्हें साइन डिसाइड करना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है और क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये चीज याद रखनी है कि ये इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर अब तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया है या अब तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। जो साइन है वो तुम यहां से डिसाइड करोगे, जो साइन आना है नेगेटिव पॉजिटिव वो तुम यहां से डिसाइड करोगे, ना कि इस जगह से। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने इनकी वैल्यूज याद है इसीलिए फाइनल फॉर्म में लेकर आए हैं। बात समझ में आ रही है? हमें इनकी वैल्यूज याद है इसीलिए सिंप्लीफाई करके यहां पर लाए हैं। वरना आपके लिए मेन चीज क्या है? आपके लिए मेन बात यहाँ पर ये है कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि साइन यहाँ डिसाइड होगा। देखो 150 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव, मतलब जैसा है यही रहेगा, जैसा है यही रहेगा। अब देखो cos 60 कितना होता है? 1/2 और sin 30 भी कितना होता है? 1/2। कोई भी एग्जाम्पल दे लो, एक और एग्जाम्पल दे लो। मैं कह रहा हूं cos 120। अब देखिए मैं इसको cos 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं और मैं इसको sin 180 माइनस 60, जैसा तुम्हें आसान लगे। जब cos 90 के साथ लिखोगे तो फंक्शन बदलेगा और क्या लिखा जाएगा? sin 30, और जब 180 के साथ लिखोगे तो फंक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? cos 60। हाँ, हालांकि ये बात याद रखनी है, क्या हुआ है यहाँ पे? cos 120 कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो ये कितना आ गया? -1/2 और -1/2। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये बात समझनी है कि हमारे पास किस तरीके की वैल्यूज निकल कर आती है। तो ये तरीका इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी एंगल के लिख दूं, मान लो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया बहुत आसान, cos 420 डिग्री, ठीक। अब cos 420, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हैं, या सिंपल है, अब बड़ा होगा तो फिर जो पॉसिबल लग रहा हो वैसे करो। क्या लिखोगे? cos 360 प्लस 60, यही है।
कर सकते हैं कि हम 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 450, 450 माइनस 30 कर दें, फालतू में कंफ्यूज होना, ठीक है ना। तो 360 प्लस 60 लिख सकते हैं। जब आप इसको 360 प्लस 60, मैं भी इन सब की वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा एक आसान तरीके से। 360 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में जब 90 270 के साथ लिखते हो तो फंक्शन बदल जाता है और 180 360 फंक्शन कैसा रहता है, सेम। तो ये कितना आ गया, cos 60। अच्छा ये बताओ, ये 420 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो ये पूरा घूम कर आए 160 360 और उसके बाद ये ऊपर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? इतना पहले गए और यू, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होते हैं। कितना आ गया? तो आपको ये बात समझनी है कि हमारे लिए इस तरीके से हम जिस किसी भी फंक्शन की चाहें वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको बस ये वैल्यूज निकालने आने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये बात है कि मेरे पास कोई भी एंगल हो, मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कोई भी एंगल हो, मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि देखो बात क्या है कि कराने को तो मैं तुम्हें बहुत सारे मैथमेटिकल सवाल करा दूँ, पर तुम्हारे सिलेबस से फिजिक्स में इतना बड़ा भी एंगल नहीं होता, ठीक है ना। कि अब मान लो लिखा हुआ है अब 1070 या 1060, तो इतने लंबे लंबे एंगल नहीं होते। बस आपको कन्वर्जन विद साइन सही से आना चाहिए। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर में अक्सर ये आएगा कि यहाँ पे कॉस है, इसका साइन निकालना पड़ेगा, तो वो बातें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट की जिसकी हमें थ्रू आउट जरूरत है, और इस जरूरत में कुछ बातें बहुत ऑब्वियस हैं, कुछ बातें बहुत ऑब्वियस हैं। जैसे अगर आप याद करें तो हमारे पास साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है। तो अगर हमारे पास किसी जगह पे लिखा हुआ है कोई नंबर साइन n पाई, अगर किसी जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन n पाई लिखा हुआ है, तो साइन n पाई जो होगा ये हमेशा हमारे पास 0 होगा, जहां पे n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास, आपको ये बात पता है कि आपके पास साइन 0 भी 0 है, और उसके बाद आपके पास साइन 180 भी 0 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जो 0 है। तो 0 180 360 720 ऐसे घूमते रहो, 180 ऐड करते रहो, हर बार क्या आता रहेगा। तो अब याद करने को याद कर लो वरना समझ लो। ऐसे ही अगर तुम कॉस की बात करो तो कॉस में क्या हो रहा है, अगर आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस में हमारे पास, तो बात करते हैं सपोज कॉस 0 की, तो आपको पता है कॉस 0 जो है ये आपके पास 1 है, ठीक है ना, और कॉस 180 -1 है, और साथ ही साथ कॉस 90 जो है ये 0 है। कॉस 90 क्या होता है, 0। 90 के बाद फिर नीचे 270, फिर कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कॉस के टर्म में, तो कॉस में कहा जाएगा 2n + 1 π/2। क्या कहा जाएगा, 2n + 1 π/2। इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, मतलब 90 270 फिर उसमें और 180 जोड़ दो, तो जितने भी इस टाइप के एंगल आएंगे, मतलब आप कह सकते हो कि थीटा कितना, थीटा आपके पास π/2 3π/2 5π/2, ये सब क्या है, ये सब वो एंगल है जहां पर कॉस की वैल्यू क्या है, 0। इस तरीके से होता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है इस जगह पर कि साइन की जब वैल्यू 1 कब होगी, 1 वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों?
बिकॉज आपको याद होगा जैसे हमारे पास अब वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो साइन की जो वैल्यूज होती हैं ये -1 से 1 के बीच में होती हैं। तो भाई यहाँ तो ये 0 पर हो गए, बात समझ में आ गया। पर ये 1 और -1 दोनों हो सकते हैं, तो कब 1 होंगे और कब -1 होंगे ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि साइन के लिए अगर आप तुम बात करेंगे तो साइन में 90 जो है साइन पाई बाई 2, साइन 90 जो है ये हमारे पास 1 है। पर साइन 270 जो है ये हमारे पास -1 है। बात समझ में आ रही है? साइन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वैल्यूज के हिसाब से, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ फिर लिखवाऊंगा इसका फॉर्मूला, कि भाई साइन 90 जो होता है ये 1 होता है। उसके बाद साइन 270 जो होगा ये -1 होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, कैसा मान लो कि पहले ये एंगल था, अब ये वाला एंगल है ऐसे नीचे, ठीक है ना, अब ये वाला एंगल है। तो जब ये वाला एंगल है तो ऐसे केस में हमारे पास अब यहाँ पे क्या करा जाए, ठीक। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास जब भी, देखो कहने का मतलब क्या है, जो ये π/2 3π/2 वाले एंगल है इनको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करा जाता है 2n+1 π/2, और इसकी वैल्यू की बात हो रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं -1। क्या लिख देता हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको -1। तो मेन बात समझनी है कि मैंने यहाँ पे इसको -1 क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको -1 क्यों लिखा है और कैसे ये सिंप्लीफाई होगा। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हें अब इसकी पावर n, तो कैसे, जब तुमने n को रखा 0, जैसे ही तुम n को 0 रखोगे अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा साइन π/2 और -1 की पावर 0। किसी भी -1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, वो 1 ही होता है। आ गया ये। सेम तरीके से जब तुम यहाँ पे n को 1 रखोगे, जब तुम यहाँ पे n को 1 रखोगे तो n को 1 रखते ये क्या हो जाएगा 3π/2। कितना हो जाएगा 3π/2 और -1 की पावर 2, तो माइनस कहने मतलब क्या हुआ, सॉरी अब यहाँ पे n1 था तो -1 की पावर 1, तो क्या वैल्यू आ गई -1 ही आ गई। तो अब बात क्या है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इन 2 3 4 फॉर्मूलों से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझिए कि इन 2 3 4 चीजों से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से निकालना आना चाहिए। अब मैंने मान लो आपसे कह दिया कि आप मुझे बता दीजिए साइन 7π/2 की वैल्यू, तो साइन 7π/2 के लिए यहाँ से तुम n निकाल लो और कंपेयर कर लो। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना है कि आपको इस तरीके से कभी भी वैल्यूज निकालने को पड़ सकती हैं, तो आना चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सारी बातों का, क्योंकि भाई मैं बस इतना बता दूँ कि ये चीज़ें बीच बीच में कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाएंगी। हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला और आता है जो है cos n पाई का, बिकॉज देखो cos 0 इज 0, cos 180 इज 0, पर यहाँ पे क्या है cos 0 इज 1, cos 180 इज -1। तो ऐसे केस में फिर से ये आता है -1 की पावर n। देखो जब n 0 होगा तो cos 0 और -1 की पावर 0 क्या होता है 1। n को रखो 1 तो ये क्या हो जाएगा cos पाई हो जाएगा, और -1 की पावर 1 मतलब -1। तो इस तरीके से जिसकी भी तुम्हें वैल्यू निकालनी हो सारी निकल कर आती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात सामने नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको इस तरीके से एंगुलर पैरामीटर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। ये सारे एंगुलर पैरामीटर्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी।
देखिए, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, तो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो आपने अपने 9th-10th के सिलेबस में पढ़ी हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले ही तो यही वाली इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो भाई, ये जितनी ज़्यादा आसान है ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझना है कि जितनी ज़्यादा आसान है ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कहने का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ नहीं है, इसका ये यूज़ नहीं है कि आपसे फिजिक्स में पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसका फिजिक्स में यूज़ देखो बात क्या है, होशियार कौन है, होशियार वो इंसान है जिसको ये पता है। देखो, दो टाइप के लोग हैं, एक जिसको ये याद है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक दूसरा इंसान है जिसको ये याद है कि 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो आप में होशियार वो है जिसको ये बात समझ में आ जाए कब मुझे 1 को ये रखना है। बात समझ में आई? हमारा एक्सीलेंस उस जगह पर होगा जहाँ पर तुम्हें ये बात हिट करना शुरू हो जाए कि अब मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो आइडेंटिटी बहुत सारी है, ठीक है ना। अब ज़रूरत पड़ेगी तो अलग अलग फॉर्म में इसको हम रखा करेंगे। जैसे अब कहने का मतलब क्या है, इसमें एक मेजर आइडेंटिटी कौन सी है जो हमारे पास अपने 11th-12th में बहुत ज़्यादा काम आती है फिजिक्स में? वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, वैसे तो बहुत सारे हैं। वो है हमारे पास साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन प्लस कॉस ए साइन, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसी तरीके से दूसरा होता है साइन ए माइनस बी, तो फिर से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि हमारे पास इस तरीके से साइन के एंगल के एडिशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। साइन के एंगल के एडिशन वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। और सेम तरीके से कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। आई बात समझ में? बस क्या इंपॉर्टेंट है, तो कॉस में ना साइन अपोजिट है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि हमारे पास अगर साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ साइन सेम रहता है, यहाँ पर साइन आता है अपोजिट। और याद करने के पर्सपेक्टिव से ये भी कह सकता हूँ कि साइन में होता है साइन कॉस कॉम्बिनेशन, और कॉस में होता है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इस तरीके से। देखो ये तो आपको काम आ सकते हैं, पर इसके अलावा जो स्पेशल केसेस फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैं तुम्हें अभी जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अभी तो तुम उसको लिख लोगे, याद कर लेना। जैसे ही मैं वेक्टर में पहुँचूंगा, मैं वेक्टर में इन्हीं फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ करके तुम्हें दिखाऊंगा, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मत समझना कि टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि चैप्टर तो नहीं है, इसको चैप्टर में नहीं क्लासीफाई कर सकते, बट इसके बिना फिजिक्स होना मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम अक्सर यूज़ करते हैं कि साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। देखो, अगर मुझे सबसे पहले बात करें हम साइन 2 थीटा की, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा, ये तो हुआ। इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। और ऐसे केस में आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू
साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो भाई, मैं तुमसे बस ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे चल के। ये वन ऑफ दोज फार्मूला है जो पूरे फिजिक्स में रिपीटेडली इस्तेमाल होता है बहुत जगह। तो ये तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, मतलब एक बार को ये वाले फॉर्मूले तुम्हें ना याद हो तो कुछ जगहों में फंसोगे, हर जगह नहीं फंसोगे। पर अगर ये वाला याद नहीं है तो बहुत जगह फंसोगे। मतलब ये तो एक एक्सेप्शनल सवालों में काम आएगा, पर ये क्या है तो तुम्हें हर 2 4 5 सवाल में एक अच्छा अगर सवाल जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है वहां पे लगता हुआ मिलेगा। तो ये रटा हुआ होना चाहिए। और सेम तरीके से बात है cos 2 थीटा की। अगर मैं cos 2 क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस थीटा, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है cos थीटा साइन थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी तो यही है, मतलब ये भी वन ऑफ द आइडेंटिटी है जो काम आएगी। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि होशियार वो नहीं जिसको ये याद है, होशियार वो है जिसको ये अप्लाई करनी आती है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे cos साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा करने पर आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो आपके लिए कहने का मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को रिप्लेस करा है, मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो यही चीज आपके पास बनकर आएगी cos 2 थीटा, मैं इसको क्या रख दूं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो ये सारा कुछ याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी वही वाली बात कि अगर हम बात बोले कि भाई कम से कम किस में काम चल जाएगा, तो कम से कम में ये इम्पोर्टेंट है। और ये 3 फॉर्मूले ये तो तुम्हें याद है, तो तुम बचपन से याद करते आए हो। ठीक है, इस पर कोई बात ही नहीं कि याद करना है, ये तो याद ही है। ठीक है ना। और उसके अलावा इन 3 की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी वेक्टर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर में ये तीनों बातें रिपीटेडली इस्तेमाल होंगी, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये तो बार बार काम आने वाला है। ठीक है ना भाई। चलिए अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे साइन कॉस की बात करता हूँ, हम वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिससे हमारा फिजिक्स का काम चलेगा। ठीक है ना। अब पूरी उम्मीद है इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक आध कोई फॉर्मूला अगर आता है जस्ट इन केस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो लिख दिया जाएगा, तो तुम्हें क्लास में करा दिया जाएगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत है इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ऑल्दो मैं तुम्हें ग्राफ का एक पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ मैं तुम्हें ग्राफ का एक पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा, जहां पे लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स सारी बातें। 2 लेक्चर लगेंगे, एक आज का और एक अगला और। तो उम्मीद है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ हो जाएगा ऐसे ही 1-2 लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखो, हमने ये देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक थी, और अगर देखें तो 0 से -1 भी जा सकती है। तो हमारे पास जो साइन की जो ग्राफ है वो वेरी करता है फ्रॉम -1 to 1। कहां से कहां तक वेरी करता है,
+1 से -1 के बीच में। अगर हम ये यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अगर ये हमारे पास सपोज एंगल है तो हम एंगल रखते रहेंगे और एंगल के हिसाब से हमारी वैल्यू जो है, अरे यार ये मक्खी और बैठ जा रही है कैमरे के आगे सामने, इससे और परेशान हूँ मैं 2 बार उड़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 1 और 1, ठीक है ना, इस रेंज तक रहेगा। ऐसी cos थीटा, अब बस फर्क क्या है, cos थीटा और sin थीटा ये ग्राफ में दिखने में कोई फर्क नहीं है, बस जो फर्क है वो ये है कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। जैसे साइन का ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से, ठीक है ना, साइन का ग्राफ कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से। और जो cos थीटा है, cos की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 1। तो बस जो ग्राफ में फर्क आएगा वो सिर्फ ये होगा, आई बात समझ में, ये 1 से शुरू हो रहा है, मतलब ग्राफ की रेंज तो वही है। ऐसा मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो साइन का ग्राफ, इस जगह से शुरू हुआ तो कॉस का ग्राफ, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बातें हैं, काम बहुत आती है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, इसके अलावा अगर मैं tan थीटा की बात करूं, ऑल्दो फिजिक्स के सिलेबस में tan के ग्राफ की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, हम सीख ले रहे हैं, मैं बस बनवा दे रहा हूं। ऑल्दो फिजिक्स के सिलेबस में tan थीटा या ग्राफ की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत है, वो तो आप जानते ही समझ जाएंगे। आपने क्या देखा था कि अगर आप tan थीटा का ग्राफ बनाते हैं एंगल के साथ, तो tan 0 पे होता है 0 और 90 तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाता है अनडिफाइंड। तो इसका जो ग्राफ है ना वो एक लिमिट में बनाया जाता है, सपोज 90 से -90 के बीच में। और ये जो ग्राफ है ये इस जगह पर बिहेवियर शो करता है कुछ इस तरीके से, मतलब tan 0 पे 0 है, लेकिन 90 तक पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो जाएगा, एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है ना, एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू कैसी है, अनडिफाइंड, ठीक। तो ये हमारे पास है tan के, sin tan cos के ग्राफ। अच्छा, इसके अलावा एक बात और मैं सिखा देता हूं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसके आगे, तुम ये 3 बना लोगे, उसके अलावा अगले ग्राफ बनाओ, मतलब ये तुम्हारे पास अगर मैं नंबरिंग, अब जो मैं बात कर रहा हूँ तो नंबरिंग के हिसाब से अभी तुम्हारा 4th ग्राफ होगा, पहले 1 2 3 अब 4th। चेंज क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें चेंज करके दिखा रहा हूं कि मैं यहाँ पे लगा दूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई स्क्वायर लगाने से क्या होगा, स्क्वायर लगाने से होगा ये कि भाई जो चीज नेगेटिव थी अब वो नेगेटिव रहेगी नहीं, जो चीज नेगेटिव थी अब वो नेगेटिव होगी नहीं। -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। तो जैसे ही हम स्क्वायर कर देते हैं तो जो नीचे पोर्शन वाला ग्राफ है ये यहां से गायब नहीं होता, बल्कि उल्टा यूं बन जाता है। आई बात समझ में? अगर और आगे चल गए समझना सर, आप पूरा मैथ्स में चले जा रहे हैं, तो मैथ्स में ही जा रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्राफ हमारे सिलेबस में है, फिजिक्स में आगे जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से तो जब हमने स्क्वायर करा तो नेगेटिव पोर्शन भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। हाँ, अब बात ये आती है कि सर 0.5 का स्क्वायर तो 0.5 थोड़ी होता, तो 0.25 हो जाता है। तो स्क्वायर करने पर माना कि वैल्यू ग्राफ एग्जैक्ट पलटेगा नहीं, मान लिया, लेकिन -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। जो अपर लिमिट होती है वो रहती है सेम। मतलब ऐसा मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ 0 से 1 जाता है और साइन का ग्राफ -1 से 1, तो 0 से 1 ही अभी भी जा रहा है। हाँ, बीच की थोड़ी बहुत वैल्यूज वेरी कर गई हैं, एकदम साइन जैसा ग्राफ नहीं होता, बट रेंज कैसी है, 0 से 1 तक की। तो ये सारी बातें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में इतना ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने क्लास में आज कराया है। अगर आप इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बातें मैंने ये बताई हैं क्लास में, अगर ये समझ में आ गई हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के लिए करने की ज़रूरत, तुम्हारे पास एडिशनल मैथ्स है तो फिर तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ठीक है ना।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।